तो ये कहानी है कैसे यूनिवर्स की, जहां गॉडेस, डीमन और इंसान एक ही जमीन पर रहा करते थे। पर जैसा कि हम जानते हैं कि डीमन कभी भी इंसानों के दोस्त नहीं होते, इसलिए इंसानों की हिफाजत करने के लिए गॉड ने खुद ही इस किंगडम में रहने का फैसला किया कि वो इंसानों की हिफाजत कर सके। एक गॉड बनना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए इंसानों को अपनी अंदर की ताकत को पहचान कर एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल कल्टीवेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जर्नी हमारे हीरो की किनियो की, जिसने हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करके यूनिवर्स क्रिएटर का टाइटल हासिल किया। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जबकि किनियो सिर्फ 4 साल का अपने फादर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ये अचानक वहां 9 एल्डर्स आ जाते हैं, जो कि किंग भाई को बताते हैं कि आपके बेटे का D&D लियन खराब है, वो कभी भी इंटरनल टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर तो किंग भाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके खुद की कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर किनियो का D&D लियन खराब है तो उसका मतलब वो कभी भी इंटरनल टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कभी भी फ्यूचर में एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। दोस्तों, किनियो एक प्रिंस है, जबकि किंग डायनेस्टी का राजा। उस दिन के बाद किंग माही अपने बेटे को लेकर काफी सारी कल्टीवेटरों के पास गया, लेकिन उससे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो आखिरकार बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो समझ गया था कि मेरा बेटा दूसरों लोगों की तरह नहीं बल्कि वो ही एक आम इंसान है, जिसकी वजह से मुझे ही उसकी हिफाजत करनी होगी। ये सारी बातें जानने के बाद किंग नहीं अपने बेटे को खुद से दूर क्लाउड बी साइड माउंटेन पर छुड़ाता है, ताकि उसका कभी भी कोई एनिमी वहां पर ना पहुंच सके और वो हमेशा अपनी जिंदगी शांति के साथ गुजार सके। लेकिन वो जगह किनियो के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थी, क्योंकि वो पूरे साल में सिर्फ एक बार ही अपनी फैमिली से मिल पाता था। ये बात उसे काफी ज्यादा तकलीफ देती थी, और तो हाँ तब होगी जब पूरे 1 साल इंतजार करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जबकि किनियो का फादर उससे मिलने के लिए आने वाला था। ये सोच कर तो वो पूरे विला में खुशी से इधर उधर कूद रहा था। तभी उसके ग्रैंडफादर उससे सवाल करते हैं कि किनियो जरा खुश से क्यों दिखाई दे रहे हो। अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि आज फादर मुझसे पूरे 1 साल बाद मिलने के लिए आने वाले हैं। ये बात सोचकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उसके ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, जिसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी खुशी के ठिकाना नहीं रहेगा। वो ये कहते ही अपने पास से एक बर्ड निकाल कर किनियो को दे देते हैं, जिससे पाकर किनियो तो वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो बचपन से यहाँ पर अकेला था और उसे एक दोस्त की जरूरत थी, जो कि आज पूरी हो चुकी है। और इसलिए किनियो खुश होकर उस बर्ड का नाम सुई रख देता है, जो कि उसका आज से एक नया दोस्त होगा। और अभी भी इसकी सबसे बड़ी खुशी तो उसकी अपने फादर से मुलाकात है, इसलिए वो भागता हुआ एक माउंटेन पर चला जाता है ताकि वो ब्रिज से आता हुआ अपने फादर को दूर से ही देख सके। जहां सबर के साथ इंतजार करते करते अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसके फादर वहां पर नहीं आते। ये बात उसे काफी ज्यादा परेशान कर देती है, तो वो कहता है कि आज पूरा 1 साल गुजर गया लेकिन फादर मुझसे फिर भी मिलने नहीं आ पाया, इसका मतलब मुझे 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो इस बात को सोच कर काफी ज्यादा दुखी हो गया था, लेकिन अगले दिन वो अपने नए दोस्त के साथ खेलने के लिए जंगल आ जाता है, क्योंकि वो सिपिली कोड़ना सिखा रहा था। सिपिली के लिए तो ये करना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अभी तक उसके पंख बहुत ज्यादा छोटे थे। लेकिन तभी अचानक से किनियो को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही किनियो फौरन से उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है कि वो जरूर कोई मुश्किल में है। जहां पहुंचती वो देखता है कि 2 बच्चों को एक डीमन वुल्फ खाने की कोशिश कर रहा था। उस डीमन वुल्फ को उन बच्चों का शिकार करता हुआ देखकर किनियो बिना कुछ सोचे समझे फौरन से उस डीमन वुल्फ पर हमला कर देता है, जिससे टकराकर उसने उसे दूर भाग दिया था। ऐसा सिर्फ उसे लगता है, असल में वहां पर वो जो 3 असिन्स थे जो कि किनियो की हिफाजत कर रहे थे, उन्होंने हिट करके उस डीमन वुल्फ को यहाँ से दूर भगाया था। जिसकी बात किनियो और वो दोनों भाई बहन समझ रहे थे कि किनियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उसके नए दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद किनियो भी उनके साथ उनके विलेज चला गया था, जहां पर ये तीनों मिलकर उस दिन को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। जबकि किनियो को तो बस इसी बात की खुशी हो रही थी कि आज से वो अकेला नहीं रहेगा। उसकी बेकार जिंदगी में आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। तभी वहां पर किनियो के अंकल भी आ जाते हैं, जो कि किनियो को कहते हैं कि तुम्हारे भाई तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो किनियो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो भागता भागता सीधा अपने भाइयों से मिलने के लिए चला जाता है, जिसके 2 बड़े भाई थे, जिनमें से बड़े का नाम था किंग फैंग और छोटे का नाम था किंग सैन। वो किनियो को काफी ज्यादा परेशान भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद किनियो अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जबकि वो दोनों भाई भी किनियो का हमेशा ख्याल रखते थे। उन्होंने इतने सारे बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी किनियो से मिलने के लिए आए थे, जिस बात को लेकर किनियो भी काफी ज्यादा खुश था। यहाँ वो दोनों किनियो को बताते हैं कि इस वक्त फादर डीमंस के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मसरूफ हैं, जबकि हम भी अपने फादर की मदद कर रहे हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से वो अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसे कुछ भी करके डीमन से इंसानों की हिफाजत करनी होगी। जबकि किंग फैंग और किंग सैन भी अपने फादर का साथ दे रहे हैं, इसलिए वो दोनों किनियो से कहते हैं कि हमें माफ करना, हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं, हम तुम्हारे साथ रुकना भी चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आज की शाम गुजरने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पर फादर हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी होता है। कल सुबह होते ही साथ ही वो दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं, जो बात किनियो को बहुत ही ज्यादा उदास कर देती है। आज किनियो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे लगता है कि शायद फादर उसके कुछ अब जरा से भी परवाह नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मैरिड इंडियन ब्लॉक है और वो
इंटरनल टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके फादर को लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है, वो दूसरे भाइयों से बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से वो कभी भी कच्चा राजा नहीं बन सकता। ये सारी बातें सोच कर केन्यू बहुत ही दुखी हुआ तो उसे अपना सामना टूटते हुए सितारे को देखकर विश करता है कि काश कोई ऐसा तरीका हो किया कि मैं एक्सटर्नल तकनीक की प्रैक्टिस करूंगा जिसमें मेंटेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेंटेनिंग का काम होता है इंटरनल एनर्जी को स्टोर करना, जबकि माया एनर्जी को अपनी बाकी के बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा। मेंटेनिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इंटरनल तकनीक को प्रैक्टिस करना थोड़ा सा आसान है, जबकि एक्सटर्नल तकनीक को प्रैक्टिस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। तुम तो इमोर्टल बनने की बात कर रही हो, जबकि तुम जानती हो कि इमोर्टल बनने के लिए तुम्हें हर स्टेज को पार करना होगा। फर्स्ट स्टेज को पार करना कोई जरा मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, जिससे यकीनन तुम कर भी लोगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो। मसल तो तुम्हारे लिए सेकंड स्टेज को पार करना होगा, जिसे अब तक सिर्फ कुछ हजार लोग ही पार कर पाए हैं, और अगर मानो तुमने वो कर भी लिया तो तुम इमोर्टल लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन इमोर्टल लेवल को आज तक सिर्फ 3 ही लोग इस दुनिया में पार कर पाए हैं, जिसमें से तुम्हारा एक अंकल फैंक उसी भी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने किन्यो को दे दी थी, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यो को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो किन्यो को कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो, वैसे भी कोशिश करने वालों की हार ही होती है। अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम एक दिन इमोर्टल बन के अपने फादर की बहुत ज्यादा काम आ सकते हो। ये सुनकर तो किन्यो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और इसलिए वो फैसला करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं हर हाल में इमोर्टल बन के दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे किन्यो का ग्रैंडफादर किंग डाइक को लेटर भिजवा देता है, ताकि वो किन्यो के लिए कुछ मास्टर को यहाँ पर भेज सके, जो कि उसकी ट्रेनिंग में मदद कर पाएंगे। वो लेटर मिलने के बाद किंग डाइक को यकीन नहीं था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपनी किंगडम में से 10 बेहतरीन मास्टर को किन्यो की मदद करने के लिए भेज देते हैं। इन कैनियन के सामने इस तरह से 10 को एक साथ देकर काफी ज्यादा उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे किस मास्टर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि वो 10 के 10 मास्टर से एक वक्त पर नहीं सीख सकता। किन्यो को ये उलझन देखकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं ये तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। वो सारे 10 के 10 मास्टर से कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने आर्ट्स का नमूना दिखा दीजिए, जिसकी वजह से किन्यो को सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। और वहाँ पर मौजूद सारे मास्टर बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। सब लोगों के आर्ट्सी तकनीक देखने के बाद किन्यो वहाँ पर मौजूद मास्टर ली को चूज कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई दे रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों, पर किन्यो को ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे मास्टर ली ही चूज करना चाहिए, क्योंकि वो इन सब में से ज्यादा बेहतरीन है। किन्यो ने तो अपने लिए मास्टर चूज कर लिया था, साथ ही साथ उसके ग्रैंडफादर उसे ट्रेजरी बॉक्स भी देते हैं, जिसमें बहुत तरह के स्क्रोल पड़े हैं, जैसे ये सीखा जा सकता है कि कैसे आप अपने मैंडेरियन को अनब्लॉक कर सकते हैं। किन्यो इन स्क्रोल्स को पाकर काफी ज्यादा खुश था, जिनकी मदद से वो बैठकर कल्टीवेशन भी करता है, लेकिन वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेता, वो कभी भी अपने मैंडेरियन में एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहा था। उसे पूरी रात कल्टीवेशन करने के बावजूद भी सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं किन्यो अपने मास्टर से ट्रेनिंग लेने के लिए बड़ी तेजी के साथ ग्राउंड की तरफ बढ़ता हो जा रहा था। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरकार जब वो ग्राउंड तक पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वो कुछ मिनट लेट हो चुका था, जिसकी वजह से उसके मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो उसे पनिशमेंट के तौर पर पूरे विले का राउंड लगाने के लिए कहते हैं। विला काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी किन्यो हार नहीं मानता, बल्कि वो लगातार भागता भागता आखिरकार उस राउंड को कंप्लीट कर ही लेता है। इससे पहले किन्यो थोड़ा सा भी आराम कर पाता, तभी मास्टर उसके सामने आ जाते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि चलो दोबारा से मुझे ग्राउंड में मिलो। ये सुनकर तो किन्यो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो जानता था कि ग्राउंड यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है। उसके साथ ये सब सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जानते थे किन्यो काफी ज्यादा स्लो है, वो बस उसकी स्पीड नापना चाहते थे। अब ऐसा करते करते पूरा 1 महीना गुजर जाता है, जहाँ किन्यो की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मास्टर उसे कहते हैं कि ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम ही है एक्सट्रीम ट्रेनिंग, जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी से एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेनिंग करवाते हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी हार मान सकते हो, तुम बस बोल दो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन किन्यो अपने फादर के बारे में सोचकर साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल के में इमोर्टल बन के दिखाना है, और ये कहने के बाद वो ट्रेनिंग को और भी शिद्दत के साथ शुरू कर देता है। मास्टर भी उसकी ये लगाव देखकर काफी सारे इंप्रेस हो गए थे, लेकिन वो ये बात कभी भी किन्यो को नहीं बताते, बस वो उसके सामने हमेशा स्ट्रिक्ट होने का दिखावा करते रहते थे, जबकि अंदर वो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा फील करते थे। वो अगले 2 साल तक लगातार किन्यो को हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें उसके माइंड ट्रेनिंग, हेयर ट्रेनिंग और बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस तरह की ट्रेनिंग शुरू करने की वजह से किन्यो अपने फिजिकल बैरियर्स को ब्रेक थ्रू कर पा रहा था। वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो चुका था। ये बात किन्यो को भी धीरे धीरे अच्छे से महसूस हो रही थी, लेकिन अब ऐसा करते करते पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मार्शल ली को जाने का वक्त आ चुका था। किन्यो वहां से मार्शल ली को जाते हुए देखकर काफी ज्यादा निराश हो गया था, लेकिन मार्शल ली इसे समझाते हुए कहते हैं कि मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना है, जो कि मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उस रास्ते पर चलते हुए खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कराओ। एक्चुअली किन्यो की सारी बातें सुनने के बाद किन्यो काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने मास्टर को गुड बाय कहते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि मास्टर मैं कभी भी आपका सर शर्म से झुकने नहीं दूंगा, यानी कि उसने सर से सर ट्रेनिंग का फैसला कर लिया था। ये सुनकर उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो सीधा किन्यो के फादर के पास आ जाते हैं, जहाँ वो किन्यो के फादर को उसकी सारी सिचुएशन बताते हैं कि वो बहुत अच्छा
कर रहा है। जबकि साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि किन्यो बहुत ज्यादा मेहनती है और उसके फादर अपने बेटे की ये तरीक सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर मार्शल अली से सवाल करते हैं कि मेरे बेटे को एक्सटर्नल तकनीक को सीखने में कितने टाइम लगेगा, कि मार्शल अली का दिया हुआ जवाब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मार्शल अली बताते हैं कि इसे सीखने में कम से कम 36 साल लगते हैं, क्योंकि इंटरनल तकनीक की वजह से अभी एनर्जी को स्टोर करके अपनी कल्टीवेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल तकनीक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये बस उनको तो काइन काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अपने बेटे को अपने पास लाना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पहले से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब ये ट्रेनिंग उसकी कुछ ज्यादा काम नहीं आ रही। उसकी बॉडी शेप धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, लेकिन वो नोट करता है कि उसकी स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा कम है। उसे कुछ भी करके अपनी स्पीड पर काम करना होगा। तो इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए स्क्रोल्स को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें से उसे मालूम होता है कि स्पीड को हासिल करने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुन के वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था, लेकिन वो फिर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो इंटरनल एनर्जी को स्टोर करके अपनी बॉडी में जमा कर सके। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू के मंडेरियन ब्लॉक्स थे, इसलिए वो एनर्जी को अपने इंटरनल बॉडी में स्टोर नहीं कर पा रहा था और वो इसमें नाकाम हो जाता है। और यहाँ से एक बहुत बड़ी चक्कर देने वाली खबर देखने को मिलती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तो इसलिए उसकी बॉडी अभी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बोन्स थोड़ी बहुत एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अपनी डेयरी पर रोजाना ध्यान देते हुए वो एनर्जी को बोन में स्टोर करते हुए साथ ही साथ उसने अपनी बॉडी पर कुछ हैवी वेट भी लगा दिया था ताकि वो अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। इस टेक्निक में अगले 3 साल लगा देने के बावजूद भी वो नोट करता है कि वो अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा कि वो उसकी वजह से लाइट ऑफ स्पीड को हासिल कर सके। इसी बात को सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वो अपने पास कुछ फ्लावर पेटल्स को देखते हैं, जिनको देखकर वो कहता है कि इनमें भी तो कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है। अगर ये हवा में फ्लूट कर सकते हैं तो मैं भी इंटरनल एनर्जी के बगैर हवा में फ्लूट कर सकता हूँ। बस मुझे इसके लिए सिर्फ बाकी भाव को समझना होगा ताकि मैं उसकी बारीकी में जाकर उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। वो बिल्कुल ऐसे ही करता है जिसकी वजह से वो पहले हवा में फ्लूट कर पा रहा था। फिर उसके पास चला जाता है जहां पर अब उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही साथ वो हवा में तैर रहा था। कमाल देखकर वो उसे शैडो डांसिंग का नाम देता है, जिसकी वजह से उसने लाइट ऑफ स्पीड को अचीव कर लिया था। यूं अब किन्यू की रफ्तार बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कि अब उसके मुकाबिल भी उसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और अगर वो उसे फॉलो नहीं कर सकते तो वो उसकी हिफाजत कैसे करेंगे। इसलिए वो उसकी ग्रैंडफादर को बताते हैं कि अब हमारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, और वो ये कहने के बाद वापस अपने किंगडम आ चुके थे। जब ये बात किंग दाई को मालूम होती है तो वो अपनी बेटे पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए कुछ स्टैचू और उसके साथ फाइट कर रहा था। इस फाइट के दौरान उसे महसूस होता है कि शायद मुझे भी अपने पास एक स्पेशल वेपन रखना चाहिए। वो कौन से वेपन मैं उसके बारे में सोच नहीं पा रहा था, और इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए उन स्क्रोल्स में इस बात की तलाश करना शुरू कर देता है। तभी उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक असैसिन के बारे में जानने को मिलता है। वो असैसिन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके सामने से तलवारबाजी में उसका कोई मुकाबला नहीं। उसकी टेक्निक से लेकर किन्यू काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो उसके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन वो टॉप सीक्रेट था, इसलिए वो उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पा रहा था कि तभी किन्यू एक सीक्रेट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसे असैसिन का एक होलोग्राम निकलकर उस स्क्रोल से बाहर आ गया था। सबसे पहले न्यू को वार्न करता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम इस टेक्निक को जरूर सीखना चाहते हो। और इसके बाद वो किन्यू को वो टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को ये भी बताता है कि मैं एक असैसिन हूँ जहाँ हमें बचपन से मर्डर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा बस एक ही काम होता है, अपने टारगेट को ढूंढ कर खत्म कर डालो, और इसके लिए हमें बचपन से ही बहुत सारे खून करने पड़ते हैं। इसलिए हम किन्यू को देखते हैं कि असैसिन का इस एक टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेकंड के अंदर अपनी लाइट स्पीड को एक्टिवेट करते हुए एक छोटे टाइगर की मदद से बहुत सारे वॉरियर गिरा देता है। लेकिन ये सब करते हुए उसका टाइगर इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, वो बीच में ही टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे समझ आ गया था कि मुझे एक मजबूत डैगर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डैगर कहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो अपने घोड़े को लेकर सबसे पहले विलेज की तरफ चला जाता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि मैं वापस आने पर तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाऊंगा। और ये कहने के बाद सीधे किन्यू अपने किंगडम के स्टोरी रूम तक चला गया था, जहां पर सेनापति किन्यू को एक ऐसा डैगर दिखाता है जिसको कभी कोई नहीं तोड़ सकता। वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है, और यहाँ पर किन्यू को काफी ज्यादा पसंद भी आ जाता है, जबकि साथ ही साथ वो अपने दोस्तों के लिए भी कुछ गिफ्ट कलेक्ट कर लेता है।
सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है जैसा किन्यू को लगता था, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट थी। क्योंकि किन्यू की पीठ पीछे जंगली बैंडिट्स ने किन्यू के दोस्तों के विलेज पर अटैक कर दिया था। टेंशन ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि हम देखते हैं कि वो जंगली बैंडिट्स बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं थे, बल्कि वो वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जंगली बैंडिट सिर्फ लोगों का मजे के लिए ही शिकार करते हैं, साथ ही साथ वही लोगों की सारी जमा पूंजी भी ले जाते हैं। वो बैंडिट्स कभी इस जूली पर हमला करने ही वाले थे कि तभी किन्यू भी वहां पर आ जाता है, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो जूली की जान बचाता, तभी उनमें से एक बैंडिट जूली का हाथ काट देता है। जबकि ये सब करने के बाद वो मुस्कुरा भी रहा था। उन सब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहे थे, जबकि किन्यू अब ये सब देखकर अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था। इसलिए वो उस बैंडिट जिसका नाम बाइसन था, वो उसे कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, मुझ पर हमला करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं वैसे भी तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो ये कहते हुए बड़ी तेजी के साथ किन्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब किन्यू काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उस पर हमला करते हुए उसकी एक हड्डी को तोड़ देता है। बाइसन की सारी हड्डियां टूटने की वजह से वो अपनी ही जगह पर मारा जाता है, जबकि बाकी के लोग ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। एक्शन को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम इन लोगों को जिंदा कैसे जाने दे सकते हो, जिस पर किन्यू बहुत ज्यादा मायूस होते हुए कहते हैं कि सारे बुरे लोगों को मारकर हम बुराई खत्म नहीं कर सकते, बल्कि हमें प्यार का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन टेंशन उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो उससे कहते हैं कि तुमने आज एक बुरे इंसान को छोड़ दिया, वो कल 100 अच्छे इंसानों को जान से मार डालेगा। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें कभी मुश्किलें झेलनी ही नहीं पड़ती। सकता है। जिसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो अपने घोड़े को लेकर सबसे पहले विलेज की तरफ चला जाता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से वादा करते हैं कि मैं वापस आने पर तुम लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाऊंगा। और ये कहने के बाद सीधा किन्यू अपनी किंगडम की स्टोरी रूम तक चला गया था, जहां पर सेनापति किन्यू को एक ऐसी डाकर दिखाता है जिसको कभी कोई नहीं तोड़ सकता। वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है और यहाँ पर किन्यू को काफी जरा पसंद भी आ जाता है, जबकि साथ ही साथ वो अपने दोस्तों के लिए भी कुछ गिफ्ट कलेक्ट कर लेता है। सब कुछ बहुत ही जरा अच्छा चल रहा था ऐसे किन्यू को लगता था, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट थी, क्योंकि किन्यू की पीठ पीछे जंगली बैंडिट्स ने किन्यू के दोस्तों की विलेज पर अटैक्स कर दिया था। टेंशन ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि हम देखते हैं कि वो जंगली बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं थे, बल्कि वो वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जंगली सिर्फ लोगों का मजे के लिए ही शिकार करते हैं, साथ ही साथ वही लोगों की सारी जमा पूंजी भी ले जाते हैं। वो बैंडिट्स किन्यू पर हमला करने ही वाले थे कि तभी किन्यू भी वहां पर आ जाता है, जो कि ये सब देखकर काफी जरा गुस्से में आ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो जूली की जान बचाता, तभी उनमें से एक बैंडिट जूली का हाथ काट देता है। जबकि ये सब करने के बाद वो मुस्कुरा भी रहा था। उन सब लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझ रही थी, जबकि किन्यू अब ये सब देखकर अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था। इसलिए वो उस बैंडिट जिसका नाम बेसिन था, वो उससे कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, मुझ पर हमला करो, अगर कुछ ऐसा नहीं करोगे तो मैं वैसे भी तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर बेसिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम जैसे एक बच्चा मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत की तो अब मैं तुम्हें जान से मार रहा हूं। वो ये कहते हुए बड़ी तेजी के साथ किन्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब किन्यू काफी जरा गुस्से में था, इसलिए वो उस पर हमला करते हुए उसकी एक हड्डी को तोड़ देता है। बेसिन की सारी हड्डियां टूटने की वजह से वो अपनी जगह पर मारा जाता है, जबकि बाकी ये लोग ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। टेंशन को ये देखकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम इन लोगों को जिंदा जाने कैसे दे सकते हो, जिस पर किन्यू बहुत जरा निराश होते हुए कहते हैं कि सारे बुरे लोगों को मारकर हम बुराई खत्म नहीं कर सकते, बल्कि हमें प्यार का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन टेंशन उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो इससे कहता है कि तुमने आज एक बुरे इंसान को छोड़ दिया, वो कल 100 अच्छे इंसानों को जान से मार डालेगा। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें कभी मुश्किलें ही झेलनी पड़ती। हम उसी दिन की रात का सीन देखते हैं जहां पर किन्यू टेंशन से कह रहा था कि चलो जूली को लेकर मेरे साथ मेरे विलेज चलो, उसका जख्म बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, हमें जल्द से जल्द उसका इलाज करना होगा, नहीं तो वो जान से मारी जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते, तभी हम देखते हैं कि वो बैंडेज वहां पर दोबारा से आ गए थे। साथ ही साथ इस बार उनका लीडर भी वहां पर आ गया था। वो अपने सामने किन्यू को देखकर कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मेरे एक साथी को मार दिया, अब उसकी वजह से ये सारे के सारे विलेज मारे जाएंगे, इनमें से किसी भी विलेजर्स पर रहम नहीं दिखाने वाला। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैं इस विलेज को जिलाकर रख दूं
और वो ये कहते साथ ही विलेज में आग लगाना शुरू कर देता है। कीन्यू अब अपने सामने के नजर देखकर अपनी गलती समझ जाता है, इसलिए वो टेंशन से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर 100 बुरे हैं तो 100 के 100 को मार डालना चाहिए, हम रहम करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर किंग वू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता है कि पहले मैं विलेजेस को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें। जो कहती साथ ही वो विलेजेस को मरने के हुक्म दे दिया था, जबकि साथ ही साथ वो खुद कीन्यू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। कीन्यू अपनी पूरी ताकत लगाते हुए किंग वू को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी अटैक किंग वू पर असर नहीं कर रहा था। ये देखकर कीन्यू समझ जाता है कि किंग वू की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे कुछ ना कुछ और सोचना होगा। लेकिन अभी कीन्यू सिर्फ बाकी के विलेजेस को भी बचाना होगा, इसलिए वो अपनी शैडो डांसिंग को एक्टिवेट करते हुए बाकी के विलेजेस को बचाने के लिए उन बैंडेज को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर किंग वू को काफी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए इस बार वो अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए किंग वू को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कीन्यू की रफ्तार काफी ज़्यादा हाई थी। वो पहले तो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस ब्लेड से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस बैंडेज किंग वू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो खुद अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए घोड़े से उतरकर किंग वू पर हमला करना शुरू कर देता है। कीन्यू ये देखकर काफी ज़रा हैरान था कि इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद भी उसकी स्पीड इतनी ज़रा हाई कैसे है। कीन्यू की फुल स्पीड के इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था, और इसलिए किंग वू उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। ये कीन्यू की ऐसी हालत देखकर वहां पर मौजूद सारे विलेजेस काफी ज़रा परेशान हो गए थे, जबकि कीन्यू खुद भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। लेकिन तभी अचानक वो मौका पाकर सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी छुपी हुई डागर को निकालकर बड़ी तेजी से किंग वू का गला काट देता है, जिसके वजह से बैंडेज किंग जान से मारा गया था। कीन्यू अपने सामने के नज़र देखकर आखिरकार समझ गया था कि मुझे अपने तरीके बदलने होंगे, यानी कि अब वो खुद को बेरहम कातिल हथियार बनाने की बना चुका है। और इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कीन्यू पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा और हैंडसम हो चुका था, जबकि साथ ही साथ हम टेंशन को भी देखते हैं, जो कि अब पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा और स्ट्रांग हो चुका था। ये दोनों काफ़ी लंबे अरसे के बाद कल्टीवेशन करके वापस अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए विलेज जा रहे थे। ग्रैंडफादर कीन्यू को काफ़ी अरसे बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ कहते हैं कि प्लीज़ लेट मत हो जाना, जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारी 18वीं बर्थडे पर तुम्हारे पापा ने एक सेरेमनी रखी है। हाँ, तुमसे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ वक्त पर पहुँच जाओ, इससे पहले कि तुम हमारी नाक कटवा दो। जिस पर कीन्यू अपने ग्रैंडफादर से कहता, वहां वक्त पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ यूं तो वापस भी इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी वहां पे बिन से यूरिया से मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि यूरी बहुत ही वक्त से अपने घर वापस नहीं आया था। यहाँ सिटसन देखता है कि यूरी अब 16 साल की बहुत ही सारा खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, जबकि यूने से वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो उसे वेलकम करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसके साथ बातें करता है। जब भी दूसरी तरफ में सूडानेसी दिखाया जाता है, यहाँ सूडानेस के किंग को देखते घबरा गया था, इसलिए वो अपनी सेनापति से कहता कि जाकर पता लगाओ कि किंगडम यहाँ पर आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि किंगडम या फिर मेरी सूडानेसी के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। उसका ये हुक्म सुनकर उसके सर्वेंट कहता है जैसा आपका हुक्म, और इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद और कहीं हमें केवल कल्टीवेटर को देखते हैं, और इसी वल कल्टीवेटर के सामने स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन का इस सिल्वर मास्क असैसिन भी खड़ा हुआ था, जिसके नाम मिटियोर है। मिटियोर को अपने सामने देखकर वो इवल कल्टीवेटर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो एक गोल्डन मास्क असैसिन ही नहीं हरा सकता, तो तुम कैसे हरा होगे। जिस पर मिटियोर बिना कुछ बोले अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करना शुरू कर देता है। ये इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट चली रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें केन्यू की आगे दिखाई जाती है, जहां वो अपने फादर से कह रहा था किंगडम अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम नहीं जानते कि इस वक्त वो कहां पर हैं। साथ ही साथ वो अपने फादर को ये भी बता कि नॉर्थ गाशन किंग यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर किंगडम फौरन नॉर्थ किंग से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें वही सिल्वर मास्क असैसिन दिखाया जाता है, जो केवल कल्टीवेटर के साथ एक जबरदस्त फाइट कर रहा था। यहाँ उसकी ये पावर देखकर इवल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि सच में ये कोई सिल्वर मास्क असैसिन ही है या फिर उससे ज्यादा हाई रैंक का। लेकिन अब इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इवल कल्टीवेटर अपनी एक पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करके अभी मिटियोर को मारने की कोशिश करता है, जिसके दौरान मिटियोर का मास्क कट गया। तो हम देख पाते हैं कि मिटियोर और कोई न बल्कि कीन्यू है, जिसने स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था ताकि वो सारे बुरे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार सके। यहाँ कीन्यू अपनी स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करते, जिसमें उसने अपनी हिडन टाइगर का इस्तेमाल करके उस इवल कल्टीवेटर का गला काट दिया था, और ये सब वो इतनी सफाई के साथ करता है कि कल्टीवेटर को हवा तक नहीं लग पाती। अब यहाँ पर टारगेट को मार देने के बाद कीन्यू कहता है कि मैं ये सब करता हूँ ताकि मैं इस दुनिया से बुराई को मिटा सकूं, साथ ही साथ इससे मुझे अपनी प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाता है। इसके बाद हम किंग डाई को देखते हैं, जो कि नॉर्थ
कजिन किंग शेंग प्यांग से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। वो उसे अपना साथ देने के लिए कहते हैं ताकि वो चूड़ा नेसी पर कब्जा कर सके। एंशियर कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए एग्री हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वही हम देखते हैं कि शाम हो गई थी, लेकिन केन्यू अभी भी अपनी एज सेरेमनी में नहीं आया था, जिसकी वजह से उसके भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते तभी अचानक केन्यू वहाँ एक हीरो की एंट्री के साथ पहुंच जाता है, जिससे देखकर वहाँ पे पहले से मौजूद खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। इस सेरेमनी के बाद हम देखते हैं केन्यू अपने फादर से माफी मांगना था क्योंकि आज के दिन उसमें आने में काफी ज्यादा देर कर दी। लेकिन किंगडम उससे कहती है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम 18 साल के हो चुके हो, अब तुम जो भी करो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। साथ ही साथ वो केन्यू को अपने साथ एक सीक्रेट चैम्बर में भी ले जाता है, जहां वो केन्यू को कहता है कि अब वो वक्त आ चुका है जहां मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए मिस्टर क्लाउड मिला नहीं आ पाता था क्योंकि मैं तुम्हारे भाइयों के साथ यहाँ पर जूडा नेसी को हराने का प्लान कर रहा था। जूडा नेसी ने हमारे फादर को हरा दिया था, हम लोग तब से दर दर भटकते रहे और इसी वजह से आपने ये एनक्लाइन का नाम बदलकर किंग क्लाइम रख दिया था। साथ ही साथ वो केन्यू को ये भी बता दी कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि जूडा नेसी के हमले के दौरान उन्हें भी जिंदा जला दिया था। ये सुनकर यूनो तो पूरी तरीके से टूट गया था क्योंकि बचपन से वो अपने बाकी प्यार के लिए तरस रहा था और ये सब जूडा नेसी की वजह से हुए। अब ये सुनकर तो उसका खून खोलने लगा था, इसलिए वो गुस्से में आकर कहता कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं जूडा नेसी को मार डालूंगा। लेकिन किंगडम उससे मना करते हुए कहते कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, हम खुद उसे संभाल लेंगे। तुम अभी तक इतने पावरफुल नहीं हुए कि तुम एक सेकंड स्टेज की कल्टीवेटर का मुकाबला कर सको। ये बात केन्यू को बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये सब सच था, इसलिए वो वहां से बहुत ज्यादा निराश होकर चला जाता है। इसके बाद अपने रूम में परेशान होकर केन्यू यही सोच रहा था कि आखिर मैं अपनी फादर की मदद कैसे करूं कि तभी अचानक वो आसमान में एक लाल टूटते हुए सितारे को देखता है। उस सितारे को देखने के लिए केन्यू जगह पर पहुंच गया था, लेकिन साथ ही वो देखता है कि वहां पर एक लिजर्ड एक फोस्टर मीटियोर के पीस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसलिए केन्यू डैगर का इस्तेमाल करके उस लिजर्ड को जान से मार देता ताकि वो उस मीटियोर के पीस को हासिल कर सके। यहाँ ये लाल मीटियोर का पीस केन्यू को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसके शेप किसी आंसू की तरह था और तभी अचानक वो बड़ी तेजी के साथ केन्यू के जेब में अब्सॉर्ब हो जाता है, जो देखकर केन्यू को उस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि ये भी अभी यहाँ पर ये सब क्या हो गया। लेकिन जब वो रात के टाइम बैठकर कल्टीवेशन करता है तो वो महसूस करता है कि वो पहले से ज्यादा एनर्जी जमा कर पा रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर पा रही थी। बेशक से उसकी बॉडी वो लोड हो जाती, लेकिन वो मीटियोर उसके सारे के सारे जख्म को ठीक कर रहा था। ये बात केन्यू को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। वो जानता था कि मैं खुद की कल्टीवेशन करके सेकंड स्टेज को अचीव कर सकता हूँ, जिस वजह से वो प्रैक्टिस के लिए ज़्यू के साथ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। यहाँ रास्ते में केन्यू ज़्यू के साथ इस सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक वही पुराना लिजर्ड मोस्टेन इन दोनों पर दोबारा से हमला कर देता है। न्यू खुद को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचाकर उसे लेशन मास्टर के साथ फाइट करते हुए आखिरकार उसे पहाड़ों से नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर टूटने की वजह से न्यू को एक बहुत बड़ा रेड स्टोन भी मिल जाता है, जो कि न्यू को बहुत ही ज्यादा हैवी लग रहा था। ये रेड स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि न्यू स्टेबली उसे अपने पंजों की मदद से तोड़ भी नहीं पा रहा था। इसलिए न्यू फैसला करते हैं कि हम इस रेड स्टोन को वापस किंगडम पर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम जूना को देखते हैं, जहाँ जसूसों ने किंग को खबर भिजवा दी थी कि किंग डाई के पास 3000 सीक्रेट सोल्जर की एक आर्मी है। वो इनका इस्तेमाल करके जिंग डेनेसी पर हमला करने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्थ किंग हुआंग का भी आ जाता है, जिसने किंग जैन को सब कुछ बता दिया था, कैसे किंग डाई ने मुझे अपने साथ शामिल करने की कोशिश की और वो तुम पर हमला करने का प्लान कर रहा है। यहाँ इस लेटर की मदद से हमें एक बात तो साफ हो जाती है कि नॉर्थ किंग वन हमेशा से किंग जैन का साथ दे रहे थे। इसके बाद शिशु शंकर सिंह हैंड एंड आईसी पर आ जाता है, जहाँ महल में हम देखते हैं कि बहुत सारे वेपन रिफाइनर उस रेड स्टोन को देख रहे थे। उन वेपन रिफाइनर का ये इरादा था कि वो उस रेड स्टोन को पिघलाकर इसमें से वेपन बनाएंगे, लेकिन वो चाहे अपने किसी भी गैजेट का इस्तेमाल करते, वो रेड स्टोन तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए उनके लीडर जीनू किंग से कहते हैं कि एक रेड स्टोन है जिसकी मदद से हम इमोर्टल्स के लिए वेपन बना सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मैं भी इस रेड स्टोन के बारे में जरा कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थर्ड स्टेज से कल्टीवेटर के पास जाना होगा। जस्ट सुन के किन्यू को फौरन अपने अंकल फैंग म्यूजिक की याद आ गई थी। वो भी थर्ड स्टेज यानी मोटर लेवल की कल्टीवेटर हैं, जो कि इस पत्थर के बारे में सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसलिए वो किन्यू से कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद वो किन्यू को अपने साथ देखकर उसी स्टोन के पास आ जाते हैं और वो स्टोन को अपनी फर्नेस में डालते हुए किन्यू को बताती है कि एक बहुत ही ज्यादा कीमती स्टोन है जिससे मैं मॉडल्स के लिए वेपन बना सकता हूँ। लोगों को इसका एक छोटा सा पीस भी नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें तो इतना ज्यादा मिल गया। क्या तुम मुझे इसके छोटा सा पीस दोगे? मतलब मैं तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर किन्यू बिना कुछ सोचे समझे फौरन से हाँ कर देता है। साथ ही किन्यू कहते हैं कि मेरे लिए स्टोन से एक छोटा सा डैगर और हैंड मॉड बना देना, बाकी जो बचे उससे मेरे फादर और मेरे भाइयों के लिए वेपन्स क्रिएट कर देना। ये सुनकर अंकल फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि किन्यू फर्स्ट स्टेज के कल्टीवेटर है, जबकि अंकल फैंग थर्ड स्टेज के कल्टीवेटर, इसलिए वो उनसे थर्ड स्टेज की कल्टीवेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर इसी ने अभी बताना शुरू कर दिया था, ताकि हमें जानने को मिलता है कि अंकल फैंग जो ही तो वो तो सिर्फ थर्ड स्टेज की इनिशियल कल्टीवेशन लेवल पर है,
जबकि लियो ने अभी बहुत सारी कल्टीवेशन की जरूरत है। किन्यू यहाँ पर सारी बातें सुन ही रहा था, तभी अचानक वो अंकल से सवाल करते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेज की कल्टीवेशन तक पहुंचने के लिए आपको कोई आसान रास्ता पता है? जिस पर अंकल फैंग कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्ड स्टेज तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है, आपको बहुत सारी एनर्जी को अपने इंटरनल इंटीरियर्स में जमा करना होगा। लेकिन तुम तो एक स्टैंडर्ड एनर्जी फॉर्मेशन हो, इसलिए तुम्हें तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन साथ ही वो अंकल फैंग म्यूजिक कहती है कि वैसे मैंने कैसे कल्टीवेटर के बारे में सुना था जिसने थर्ड लेवल को अचीव किया था, वो भी कुछ सीक्रेट मेथड्स के जरिए से। उन स्पेशल मेथड्स को सीखने में इतना ज्यादा बेहतर हो चुका था कि उसने थर्ड स्टेज से बिल्कुल फाइनल लेवल को अचीव कर लिया था, वो भी बहुत ही ज्यादा कम वक्त में। लेकिन कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस वॉरियर को रोकने की कोशिश की, जिस पर उस वॉरियर ने भी सिर्फ अपने एक पावरफुल अटैक से उन हजारों सोल्जर को वहीं पर मार दिया था। ऐसे करने की वजह से उसकी इंटरनल स्पिरिट काफी ज्यादा वीक हो गई थी। साथ ही उस वक्त इसके फाइनल स्टेज के एग्जाम भी शुरू हो गए। अब वीक होने की वजह से वो अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाया, वो बेचारा मारा गया। पर मरने से पहले ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने सारे मेथड्स को 3 सीक्रेट डायग्राम में छुपा कर रख दिया था, ताकि जो भी उस डायग्राम को ढूंढ के समझ ले तो वो उसकी मोटर पावर्स को हासिल कर सके। अब डायग्राम्स के बारे में सुनकर मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। जबकि दूसरी तरफ अंकल यूशी लगातार उस स्टोन को रिफाइन कर रहे थे ताकि वो किंग डाई और उनके बेटों के लिए इससे वेपन बना सके। एक्सीडेंट अंकल यूशी को लेटर में भी जवाब देती है, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे आपके बेटे किन्यू ने कीमती स्टोन ढूंढ निकाला है, जिससे मैं इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए वेपन बना रहा हूँ। ये वेपन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि आप इसे अपनी जंग में बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर तो किंग डाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ किन्यू को हम देखते हैं, जो कि लगातार बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो नोट करता है कि उसके अंदर जरा सा भी चेंज नहीं आ रहा, बल्कि उसका स्टेज बनने का नाम ही नहीं ले रहा, जो देखकर तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। कि तभी अचानक को किंग डाई की बात याद आती है कि अगर तुम्हें सेकंड स्टेज को अचीव करना है तो तुम्हें नेचर से कनेक्ट होना होगा, जिस वजह से किन्यू वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उसने खुद को नेचर से कनेक्ट कर ही लिया था, क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज को भी बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहा था। साथ ही साथ वो बहुत ही कम से कम आवाज को भी सुन पा रहा था। इन नई एबिलिटीज के लंग होने की वजह से वो महसूस करता है कि वो सेकंड स्टेज के इनिशियल लेवल पर पहुंच चुका है, जो बात किन्यू को बहुत ही ज्यादा खुश कर देती है, क्योंकि किन्यू के फादर ने कहा था कि अगर तुम सेकंड स्टेज तक पहुंच जाओ तो तुम हमारे प्लान में शामिल हो सकते हो। यहाँ किन्यू ये बात भी अच्छे से जानता था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा था, जो कि उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नेक्स्ट हम किंग डाई को देखते हैं, जिन्हें शिशु शंकर से मास्टर ने 5 स्वॉर्ड दिए थे, जो कि उन्होंने उस रेड स्टोन से डिफाइन किए थे। ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी कि इनकी होते हुए किसी सेकंड स्टेज की कल्टीवेटर की इनिशियल लेवल वाली कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता है। ये जानकर तो किंग डाई काफी सारा खुश हो गई थी और इसीलिए वो मस्टरी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया, बल्कि इसका सारा का सारा क्रेडिट तो आपकी बेटी केन्यू को जाता है। लेकिन पता नहीं आखिर वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं, जिस पर वहां पर मौजूद एक सोल्जर बताता है कि केन्यू तो सुबह सुबह ही अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स को लेकर यहाँ से चला गया, तो हम नहीं जानते कि वो कहाँ गया है। इसके साथ ही सीन शूट होकर के केन्यू पर आ जाता है, जो कि स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस आया हुआ था। वहां उसे गोल्डन मास्क असैसिन को मारने का टारगेट दिया जाता है, क्योंकि अब गोल्डन मास्क असैसिन बोली गना बन चुका था। यहाँ हम जानते हैं कि केन्यू खुद एक सिल्वर मास्क असैसिन है। गोल्डन मास्क असैसिन तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी केन्यू इस मिशन को एक्सेप्ट करके गोल्डन मास्क असैसिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम रात को एक सीन देखते हैं जब मीटियोर ने उसे गोल्डन मास्क असैसिन को ढूंढ लिया था। वो गोल्डन मास्क असैसिन वहां अपनी विलन में बैठकर एक कॉस्मिक डायग्राम को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वो भी वहां पर मीटियोर की एनर्जी को महसूस कर लेता है, जिस पर उसने अपने भाई अंट को पीछे हटने के लिए कह दिया था। यहाँ मीटियोर पहली दफा अपनी रेड स्टोन से बनाई हुई उन ग्लव्स और टाइगर को बाहर निकाल लेता है, जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी, वरना वो गोल्डन मास्क के असैसिन को सर्व कर लेता है। इसीलिए फौरन अपने भाई अंट को पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग पीछे हट पाते तभी केन्यू अपनी फास्ट मूव एक्टिवेट करते हुए उन्हें जान से मार देता है। ये देखकर उसे गोल्डन मास्क के असैसिन को तो काफी जरा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी फुल स्पीड को एक्टिवेट करते हुए मीटियोर पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मीटियोर भी इसका फाइट करते हुए एक बात तो समझ गया था कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसकी स्पीड को मैच करना होगा, जिसके लिए वो अपने हाथ और पैरों पर बंधे हुए वजन को नीचे गिरा देता है। ये वजन के रिमूव होने की वजह से मीटियोर की रफ्तार भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो गोल्डन मास्क के असैसिन को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी फाइट के दौरान वो गोल्डन मास्क के असैसिन अपनी एक स्पेशल मूव के इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आज तक उसका कोई भी एनिमी वेस्ट नहीं पाया। मीटियोर उसे उस अटैक के बारे में बहुत पहले से जानता था, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ अपने हाथ को छुड़वाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद उसने बहुत ही तेजी का अपने गोल्डन मास्क के असैसिन का गला काट दिया था। यहाँ उस गोल्डन मास्क के असैसिन को मारने के बाद केन्यू वापस से स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस आ जाता है, जहाँ रिपोर्ट देने के बाद अब उसे नया गोल्डन मास्क के असैसिन बना दिया जाता है, क्योंकि उसे इस काम की वजह से प्रमोट कर दिया गया था। जंगल में स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के 2 बड़े मास्टर्स को देखते हैं, जिन्होंने ये खबर स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक भी पहुंचा दी थी कि मीटियोर नाम के शख्स ने गोल्डन मास्क के असैसिन को मार दिया है। और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो हेड और कोई नहीं बल्कि केन्यू का फादर था, जो कि असल में चुपके से स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था, ताकि वो अपनी किंग्स डायनेस्टी को बुरे लोगों से बचा सके। यहाँ खबर चू डायनेस्टी के ज़ैंग को भी मिल जाती है कि उनका स्पाई गोल्डन असैसिन मारा जा चुका है। ये सुनकर तो ज़ैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसीलिए वो अपने खास आदमी को बुलवाकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे लास्ट टाइम एक आदमी के बारे में बताया था, जो कि मेरे पास मौजूद कॉस्मिक डायग्राम के बदले मुझे 17 पावरफुल मॉन्स्टर देने का वादा कर रहा है। जाओ और जाकर ये डील पूरी करो, ताकि हम उन मॉन्स्टर की कानों की मदद से अपने लिए न्यू वेपन्स को तैयार कर सकें।
ये वेपन आने वाली जंग में हमारे लिए काफी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इसके बाद से शोडो करके कैन्यू पर आ जाता है, जिससे गोल्डन मास्क के सेसिंग के साथ फाइट करने के दौरान काफी ज़्यादा घायल हुए थे। वो खुद की कल्टीवेशन करते हुए खुद को हील कर लेता है। इसके बाद कैन्यू अपने स्पेशलिस्ट डायग्राम को देख रहा था, वो इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो जान पाता है कि ये इंटरनल एनर्जी पर तो बेस नहीं है, या फिर ये है क्या और इसको मैं कैसे सीखूंगा, जिस पर सवाल उसे थोड़ा बहुत हिंट दे देता है। इस हिंट को मिलने के बाद हम देखते हैं कैन्यू ने उसे अपने एक्सटर्नल एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। काफी देर तक उस डायग्राम की प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार वो उसके राज के बारे में समझ जाता है, यानी कि वो अब उसे पूरी तरीके से पढ़ पा रहा था। इसके बाद सुबह के बाद कैन्यू दोनों सांस कर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि रास्ते में साथ ही साथ वो काफी ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि आज के दिन वो अपने फादर को बताने वाला था कि वो सेकंड स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन नीचे बिस्टोन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि ये फैंग बिस्टन मास्टर के साथ उस डायग्राम की डील करने के लिए किंग्स डायनेस्टी के टेरिटरी में आ जाता है। यहाँ उन्होंने की हिस्ट्री सब काफी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। तभी वहाँ पर कैन्यू के ग्रैंडफादर अपने दो साथियों को लेकर पहुंच जाते हैं, जो कि जीफेंग से कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और ये कहते साथ ही मास्टर लीगा ने अपने साथी को हमला करने का हुक्म दे दिया था। जो साथी वो दोनों साथी तेजी के साथ जाकर सबसे पहले फैट मास्टर को जान से मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यीफेंग के साथियों को भी बहुत ही तेजी के साथ मार रहे थे। और इससे पहले कि वो यीफेंग को जान से मार पाती, तभी अचानक वहां पर यीफेंग का फादर आ जाता है, जो कि साथ ही अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करके लीगन के वॉरियर को जान से मार दिया था। मास्टर लीगन 160 साल बाद यीफेंग को देखकर गुस्से में कहते हैं कि तुमसे मिले काफी ज़्यादा वक्त हो गया, आज मैं तुमसे अपनी बेटी का बदला जरूर लूंगा, क्योंकि 2 साल आज से 160 साल पहले येके ने मास्टर लीगन की बेटी को जान से मार दिया था। इसके बाद मास्टर ली यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त फाइट लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हुए एक दूसरे को घायल कर रहे थे। जहाँ कुछ देर की फाइट के बाद येकेन काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था, और वह खुद को इस तरह घायल देखकर कहते कि बस बहुत हो गए, मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, जिसमें वो अपनी 1000 नीडल्स को एक साथ इस्तेमाल करके मास्टर लियन पर हमला कर देते हैं। उस अटैक से पहले ही एक इंस्टैकिनी पर एक जोरदार स्पर्श है, जिससे वो फौरन ही अपनी जगह पर मारा गया था। दूसरी तरफ वो सारे के सारे किन्यू गुजर रहा था, जिसने अपनी ग्रैंडफादर की एनर्जी वहां फाइट के दौरान महसूस कर ली थी, इसलिए वो बड़ी तेजी से उसी तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसे अपने ग्रैंडफादर तक पहुंचने में काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि उसके पहुंचने से पहले उसके ग्रैंडफादर जान से मारे गए थे। वो अपने ग्रैंडफादर की डेड बॉडी अपने हाथों में देखकर दुख से टूट जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे काफी सारा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो अपनी फुल स्पीड को एक्टिवेट करते हुए गुस्से में और उसके सारे साथियों को एक ही झटका में जान से मार देता है। इसके बाद किन्यू अपनी ग्रैंडफादर की डेड बॉडी को उठाकर वापस अपने किंगडम लौट आता है। उसे अपनी ग्रैंडफादर की यादें काफी ज्यादा सता रही थीं। इसी गम के कारण वो पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब कुछ समय बाद हम किन्यू को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडफादर को खोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। ग्रैंडपा कभी भी मुझे इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे, मुझे उनके लिए इमॉर्टल लेवल तक पहुंचना ही होगा। ये सब सोचकर किन्यू दुगाह से उसी डायग्राम को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी देर के प्रैक्टिस के बाद वो कहता है कि मैंने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया है, अब मुझे इसकी और ज़रूरत नहीं। इसलिए किन्यू उसे अपने किंगडम के तशी रूम में रखने के लिए चला जाता है, जहां से वापसी के वक्त अचानक उसे अपने पीछे बॉक्स चमकता हुआ दिखाई दिया था। किन्यू उस बॉक्स को देखकर कहता है कि ये तो वही बॉक्स है जो मुझे जिंगिन के पास से मिलता है। इसलिए वो उसे आकर ओपन करता है, जिसके अंदर उसी तरह का एक कॉस्मिक डायग्राम पड़ा हुआ था। ये देखते वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि शायद आज तो मेरा लकी डे है, क्योंकि मुझे सेकंड डायग्राम भी मिल गया। इस कॉस्मिक डायग्राम को बॉक्स से बाहर निकालने के बावजूद भी किन्यू को एहसास होता है कि शायद उसे बॉक्स के अंदर कुछ और भी है, क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज़्यादा जीवा एनर्जी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से किन्यू उस बॉक्स को और भी ज़्यादा अच्छे से चेक करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर की चेकिंग के बाद आखिरकार किन्यू को थर्ड डायग्राम भी मिल गई थी। ये देखकर तो किन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि मुझे तीनों कॉस्मिक डायग्राम्स मिल गई, इसका मतलब मैं उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में जान पाऊंगा, जिसकी मदद से मैं खुद को इमॉर्टल लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। किन्यू कहता है कि शायद मुझे इसके बारे में बाकी सबको भी बताना चाहिए, और इसलिए वो भागता भागता सीधा फादर की तरफ आ रहा था। लेकिन वो जैसे ही उस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसलिए वो किन्यू स्टॉकले कुछ नहीं बताता, बल्कि खामोशी के साथ साइड पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद किन्यू इन सब लोगों को बताता है कि मैंने सेकंड स्टेज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि मैं थर्ड लेवल के फर्स्ट स्टेज की एग्जाम देने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे अपनी किंगडम से दूर 4x9 रेवोल्यूशन एग्जाम के लिए जाना होगा, जहाँ मुझ पर हेवन की तरफ से बिजली गिरेगी। ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे अपना सारा के सारा ध्यान अपने एग्जाम को पास करने में लगा लेना होगा, जबकि मेरी पीठ पीछे मेरे बच्चे मेरी किंगडम की हिफाजत करेंगी। साथ ही मैं अपने साथ कुछ सिपाहियों को भी लेकर जाऊंगा, जो कि एग्जाम के दौरान मेरी हिफाजत करेंगी, क्योंकि अगर किसी ने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो इससे मेरी जान जा सकती है। ये सुनकर तो किन्यू अपने फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊँगा। लेकिन उसका फादर उसे समझाता है। वो कहता है कि अभी तक तो तुम सेकंड स्टेज तक भी नहीं पहुंचे, जबकि वहां पर मुझे रोकने के लिए यू डायनेस्टी के 2 थर्ड लेवल के कल्टीवेटर आ सकते हैं, उनका मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। यहाँ अपने फादर की सारी बातें सुनकर किन्यू ने अपनी सेकंड स्टेज की टेक्निटी को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसे यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को मालूम हो जाता है
कि किन्यू ने भी सेकंड स्टेज को अचीव कर लिया है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टेक्निक पार्टीशनरी इतनी आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी किंग कहते हैं कि नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम किसी भी हाल में मेरे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने बेटे को यूँ मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक बॉडीगार्ड का बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर अब किन्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो इमोशनल होकर कहता है कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा से बस खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं आपसे रिस्पेक्ट हासिल कर सकूं। मैं आपके साथ रहने की कोशिश कर रहा हूं, पर शायद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ये सब कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, आइंदा मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। ये कहने के बाद किन्यू यहाँ से नाराज़ होकर बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी सेकंड कॉस्मिक डायग्राम को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, जिसको काफ़ी ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करने पर किन्यू को लगता है कि शायद सेकेंड अर्ली डायग्राम दोनों के स्टेप बिल्कुल सेम है। लेकिन ये बहुत ज़रा अजीब बात है, क्योंकि इसका असर उसे दिखाई नहीं दे रहा था, जो बात किन्यू को भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देती है। वो कहता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कहता है कि अगर इन दोनों के स्टेप सेम हैं तो यकीनन टाइमिंग अलग अलग होगी, जिसकी वजह से किन्यू ने इन स्टेप्स को स्लो फास्ट की कॉम्बिनेशन में करना शुरू कर दिया था। और यूं ही करते करते धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी टर्न होकर गोल्डन हो जाती है। इससे किन्यू खुश हो गया था, और साथ ही साथ हमें भी मालूम हो जाता है कि किन्यू ने अपनी सेकंड डायग्राम को भी समझ लिया। दूसरी तरफ हम जुयुए को देखते हैं, जिसके पास उसके फादर का स्पायर आ गया था, और वो उसे बताता है कि कैसे किन एग्जाम के लिए जा रहा है। ये तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका है जिसमें तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, क्योंकि फॉरेन टू 9 रेवोल्यूशन एग्जाम के दौरान वो काफ़ी ज़रा वीक पड़ जाएगा। जुयुए को इस सब तरफ जाते हुए फादर को तो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि किंग जिग्र एक खतरनाक वॉरियर है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने किंगडम से 2 थर्ड लेवल के वॉरियर्स को उसे मारने के लिए भेज दूंगा। और साथ ही साथ वो कहता है कि वो दोनों ही इमॉर्टल लेवल के वॉरियर। यहाँ पर कहता है कि तुम्हें वो जगह तलाश करनी ही होगी जहाँ पर मैं अपने 4th इवोल्यूशन एग्जाम को अच्छी तरीके से पास कर सकूं। मास्टर युन जी की सारी बातें सुनने के बाद उसे जगह को अच्छी तरीके से स्कैन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे एक बेहतरीन जगह के बारे में मालूम हो चुका था। वो सब लोगों को अपने साथ लेकर उसी गुफा तक पहुंच भी जाता है, जो कि वाकई में कल्टीवेशन करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जगह थी। यहाँ पर पहुंचने के बाद मास्टर युन जी अपने साथियों को समझा रही थी कि दुश्मन यहाँ पर पहुंचती ही होंगे, हमें कुछ भी करके किंडाई की हिफाजत करनी ही होगी, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने ये एग्जाम शुरू कर दिया तो वो बीच में यहाँ से हिल नहीं पाएंगे। साथ साथ वो काफी ज्यादा वीक भी हो जाएंगे, इसलिए कोई भी आदमी उन पर हमला कर सकता है। या ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मास्टर जून जी सब लोगों पर एक स्पेशल तरह का टैग भी लगा देता है, ताकि कोई भी दुश्मन इन लोगों का रूप ना ले सके। हम देखते हैं कि यहाँ ये सब करने की वजह से इन लोगों की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, और इसलिए मास्टर यूजिन सब लोगों को अपनी अपनी जगह संभालने के लिए कहता है। जो सुनती ये सब लोग फौरन से अपनी अपनी जगह को संभालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मीटियोर सोच रहा था कि मैं कुछ भी करके अपने फादर की हिफाजत करूं, ताकि मैं अपने फादर को साबित कर सकूं कि जितना वो कमजोर मुझे समझते हैं, मैं उतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूं। यहाँ के न्यू भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ का मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्ट का वक्त आ चुका था। और इसे टेस्ट की शुरू होती ही हम देखते हैं कि हवन की तरफ से एक बिजली बड़ी तेजी के साथ सीधा किंडाई पर जाकर गिरती है। किंडाई ने उसे 7 पिलर फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं महसूस होता। दूसरी तरफ उसी गुफा के बाहर हम वूडी और उसे दिन को भी देखती है, जो कि अपने मर्डरर्स के साथ वहां पर पहुंच गई थी, क्योंकि उन लोगों ने ये फर्स्ट लाइटिंग वहां पर गिरते हुए देख ली थी। साथ वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि किंडाई ने अपने फर्स्ट लाइटिंग को तो बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन वो आने वाली बाकी की 3-4 लाइटिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जबकि सदत वोडी अपने मर्डरर्स को बताता है कि जैसे सेकंड लाइटनिंग गिरेगी हम उन पर हमला कर देंगे, क्योंकि वही सबसे बेहतरीन मूवमेंट होगा। इसलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर ही लेती कि तभी अचानक वहां पर सेकंड लाइटिंग का टाइम भी हो चुका था, और जैसे ही सेकंड लाइटिंग टाइम पर गिरती है उन लोगों ने फौरन से हमला बोलना शुरू कर दिया था। मीटियोर तो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ किंडलाई तो उसे लाइटनिंग से सफर कर रहे थे ना। तब यहाँ पर अब देखते हैं कि वो सब लोग बड़ी तेजी के साथ उसे पिलर फॉर्मेशन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों का यही प्लान था कि हम उस पिलर फॉर्मेशन को तोड़ देंगे, क्योंकि किंडाई अपने टेस्ट को पास ना कर सके और ये लाइटिंग उसे ज़्यादा से मार डालेगी। लेकिन दूसरी तरफ युनजी ऐसा होने नहीं देने वाला था, इसलिए वो यहाँ पर 2 काम करता है। सबसे पहले तो उसने 7 पिलर फॉर्मेशन के आसपास इल्यूजन क्रिएट कर दी थी, ताकि कोई भी उसे तोड़ ना सके। साथ ही साथ उसने उन 4 असैसिन्स को भी अपने कैद कर दिया था, जिसकी वजह से वो 4 असैसिन्स अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। उन्हें अपने आसपास की कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो अपने किसी और वर्ल्ड में ही कोई वे थे, यानी कि अभी इन लोगों को उन 4 असैसिन से कोई खतरा नहीं। युनजी इन सब करने की वजह से वुडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो सीधा आगे बढ़ते हुए मास्टर युनजी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मास्टर युनजी भी अपनी रेड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे टकरा रही थी। जबकि दूसरी तरफ मीटियोर को हम देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर वो जिन का मुकाबला कर रहा था। यहाँ जबरदस्त फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मीटियोर ने मौका पाकर उन 4 मेडर्स में से 3 को जान से मार डाला था, जो देखकर वो जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
इसलिए वो मीटियोर पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला था। जबकि दूसरी तरफ मीटियोर को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस लम्हे क्या करे, क्योंकि वो अपने रेड स्टोन से बनी हुई वेपन्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यही तो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि मीटियोर और कोई नहीं बल्कि किंडाई है। अब यहाँ पर इसी बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था कि तभी अचानक हम देखते हैं बड़ी तेजी के साथ आकर किंडाई की जान बचा लेते हैं। वुडी और योंचे दोनों को ही मालूम हो चुका था कि ये सब लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अब इन लोगों के पास ये रेड स्टोन्स भी हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। सो जैसे सिर्फ हम दोनों मिलकर इन लोगों को नहीं हरा सकते, हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी। अचानक वहां पर थर्ड लाइटिंग के टाइम हो चुका था। साथ जहां पर हम देखते हैं कि बाकी के 2 मेडल्स भी अपनी इल्यूजन से बाहर निकल आते हैं और वो आने के बाद उन लोगों को मीटियोर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मीटियोर ने उनके बाकी के भाइयों को जो मार डाला था। इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मीटियोर पर हमला करना शुरू कर देती है और यहाँ पर इन लोगों के सामने मीटियोर भी आ गया था, लेकिन अभी भी वो अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन्हें सिर्फ डोज कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक मर्डर को जान से मार डालता है। यहाँ ये सब तो चल ही रहा था कि तभी हेवन की तरफ से किंडाई पर थर्ड लाइटनिंग गिरना शुरू हो जाती है, जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए किंडाई उसके मुकाबला करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। किंडाई अपनी सारी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस लाइटनिंग का मुकाबला कर रहा था। दूसरी तरफ वुडी और जिन जानती थी कि ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, इसलिए वो भी अपनी रेडस्टोन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन समन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग किंडाई तक जा पाते, तभी वहां पर मास्टर योंजी आ जाता है। इसीलिए किंडाई को उसका मुकाबला करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। किंडाई अपनी सारी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस लाइटनिंग का मुकाबला कर रहा था। दूसरी तरफ वुडी और वुजिंग जानते थे कि यही हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन समन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले काफी तरह लालची है, आखिर में मैं उन्हें मनाऊंगा कैसे? जिस पर वो उसे पैकेट से इनको को फेयर करता है। वो बताता है कि आपके फादर ने दिया था। वो कह रही थी कि आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, बदले में वो आपकी मदद कर देंगी। बिल्कुल ऐसी करता है। वो सीधे जाकर उन दोनों इमॉर्टल स्टेज की कल्टीवेटर के पास चला गया था, जो कि पहले तो किंग जैन की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं और जैसी की इंस्टिंक्ट होने वो लेक्चर ऑफर करते हैं, फर्स्ट से हाँ कर देते हैं। जिसके बाद किंग चैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी 4 वॉरियर्स भी भेजूंगा जो कि किंग बॉय को मारने में तुम लोगों की मदद करेंगी। यहाँ पर इन लोगों का ये जबरदस्त प्लान बन चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम किम्नियो को देखते हैं, जो कि लगातार प्रैक्टिस करते हुए थर्ड डायग्राम को भी एक्सेस कर लेता है। इन सारे डायग्राम्स को समझने के बाद किम्नियो कहता है कि मैंने सारे के सारे डायग्राम समझ लिए, लेकिन शायद अभी ये मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मेरे फादर तो वैसे भी मुझे नकारा समझते हैं। उनके हिसाब से मैं किसी काम के नहीं, जबकि मैंने अपनी ये सारी पावर्स और ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए की थी। यहाँ पर किम्नियो को तो काफी सारा गुस्सा आ रहा था और इसलिए वो सारा का सारा गुस्सा मीटियोर बनकर अपने दुश्मनों पर निकल रहा था। यानी कि वो अपने रास्ते में आने वाले हार्ड दुश्मन को यूं ही सफाई से मिटा रहा था। उसी तरह नेटवर्क को मीटियोर के सारे स्किल्स के बारे में अच्छे से मालूम हो चुका था, इसलिए वहाँ की एक ऑफिसर मीटियोर से कहती है कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। इस सुनकर पहले तो मीटियोर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मीटियोर उनसे मिलने के लिए नेक्स्ट स्टेप पहुंच गया था, जहां वो देखता है कि सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाला तो हमारी किंगडम से बिलोंग करता है। साथ ही साथ उसे ये भी अच्छे से मालूम होता है कि ये तो मेरे फादर का एक वॉरियर है। किम्नियो के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस वॉरियर ये फौरन से किम्नियो पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से किम्नियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए वो भी बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से उसने वो सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए थे। किम्नियो उससे सवाल करता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, जिस पर वो आदमी कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तुमने वो आदमी किम्नियो को चाय ऑफर करते हुए साथ ही साथ उसे कहते हैं कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। असल में उन्हें एक जगह तक सेफली पहुंचने हैं, जिसके लिए उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर किम्नियो सवाल कहता है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, जिस पर वो आदमी बताता है कि हमारे बॉस के नाम है मिस्टर यंग। ये सुनकर तो किम्नियो के हाथ कांपने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये तो उनके पुराने क्लाइंट का नाम था। साथ ही साथ किम्नियो को इस बात का भी शक हो रहा था कि कहीं मिस्टर यंग मेरा कोई जानने वाला तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे उससे मुलाकात के बाद किम्नियो को मालूम हो ही जाता है कि मिस्टर यंग और कोई नहीं बल्कि उसी के फादर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किम्नियो को अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए थे कि इस किनेटिक ऑर्गेनाइजेशन को उसी की फैमिली चला रही है, ताकि वो अपने किंगडम को सेफ रख सकें। दूसरी तरफ हम डाई और दाई को देखते हैं, जो कि मीटियो के शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि उसने अर्जेंटली उनके टास्क को एक्सेप्ट कर लिया था। ये सुनकर मीटियो कहता है कि नहीं शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी यही तो मेरा काम है। ये सारी बातें होने के बाद किम्नियो कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इन लोगों को एग्जाम वाली जगह तक भी तो पहुंचना था। रास्ते में हम देखते हैं कि किम्नियो को काफी तरह खुशी हो रही थी, क्योंकि वो यही चाहता था कि वो अपने फादर की मदद करे, और वो चीज भी कर रहा था। बेशक वो किम्नियो बनकर ये नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की मदद करेगा। ये बात सोचकर वो काफी सारा खुश था। साथ ही साथ हम यहाँ पर सवाल को भी देखते हैं, जो कि छुप के छुपाते इन लोगों के साथ जा रहा था। उसके बाद सफर के अगले दिन हम देखते हैं कि शाम होने वाली थी, इसलिए किम्नियो कहता है कि हमें यहीं पर विला में आज की रात गुजारनी होगी, क्योंकि रात को सफर करना बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसलिए ये सब रात गुजारने के लिए एक विला में लैंड कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम वू और यिंग को आते हुए देखते हैं,
जो कि 3rd लेवल के कल्टीवेटर थे। हातिम ओजिंग और जिंग बिल्कुल भी अकेले नहीं थे, बल्कि वो आते हुए अपने साथ 4 कल्टीवेटर्स को भी ला रहे थे, जो कि 2nd स्टेज के बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर्स हैं। दूसरी तरफ विला में रात को हम किमनियो को देखते हैं, जिसे नींद नहीं आ रही थी और वो आसमान की तरफ देखते हुए अपनी किस्मत के बारे में सोचा था, क्या कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अजीब है। जो काम मैं किमनियो बनकर करना चाहता था वो मीटियोर बनकर कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात की उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन वो अपने फादर को एग्री कर ही लेगा। किमनियो भी ये सब सोचा था कि तभी वहां पर किराए भी आ जाता है, जो कि मीटियर से कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मीटियर बताता है कि मैं तो बस आने वाले खतरों के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर किराए कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन मीटियर साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा और वैसे भी मैं सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। जो सुनकर एक पल के लिए किराए को लगता है कि शायद ये उसी का बेटा किमनियो है, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह की बातें करता रहता था, क्योंकि वो अपने फादर के लिए बहुत ही ज्यादा पोजेसिव है। लेकिन जब वो ये बात योजी को बताते हैं तो योजी उन्हें क्लियर करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे स्कैन किया था, वो बिल्कुल भी किमनियो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी है। अब ये सुनकर किराए भी उसकी बात मान गया था। जिसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल चुके थे। यहाँ इनके सफर के दौरान परी से निकलने वाला एक मॉन्स्टर इन लोगों पर हमला भी कर देता है, जिसका मुकाबला मीटियो करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किनारे से कहता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी इस तरह से जाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और इसीलिए वो अपने बाकियों के साथियों से उस मॉन्स्टर को मरवा देता है। जिसके बाद ये लोग अपने आगे के सफर में एक मैजिकल लावा गेट को पार करके अपनी एग्जाम वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रोक लेता है। दूसरी तरफ मैदान में हम किरनाई के सिस्टम को देखते हैं, जो कि टूड इंडस्ट्री की एक मेडल के साथ फाइट कर रहा था और वो उसे तेमार जान से मार भी देता है। लेकिन इसके दौरान वो भी काफी बुरी तरीके से घायल होता है। बस सीधा के इंदाई के पास देखने के लिए आ जाता है, लेकिन उस असिस्टेंट को कुछ भी नहीं हुआ था। असल में वो सिर्फ एक धोखेबाज था, जो कि अपनी कंबाइंड पावर को इस्तेमाल करते फॉरेस्ट अप के कीड़े पर हमला कर देता है, और उसने किरनाई को काफी बुरी तरीके से घायल भी कर दिया था। अति साथ ही हमें जाने को मिलता है कि उसने जिस मॉडल को मरने की कोशिश की थी वो भी अभी तक जिंदा था, यानी कि ये सभी लोगों की बस एक चाल थी। इन लोगों की चाल के ऊपर इजाजत में हम देखते कि इंडाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और तभी आखिरी लाइटिंग का भी समय हो चुका था, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक लाइटिंग थी। वो लाइटिंग ड्रैगन की तरफ से आना शुरू कर देती है, जो कि ड्रैगन फॉर्म में आ रही थी। नीचे किडबाई उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ था। जोमार सीजी भी अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वुडी ने उसे अपने ड्रैगन की मदद से जकड़ के रखा हुआ था। दूसरी तरफ मीटियोर भी उस मर्डर के साथ पासा हुआ था कि उसके फादर की जान खतरे में है। ये बात उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसके बाद वो अपनी फुट पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ उस लास्ट सोल्जर को भी जान से मार डालता है। ये करने की वजह से उसका मॉन्स्टर नीचे गिर गया था और वहां पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जिस मौके का फायदा उठा के वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए किडनाई को भी जान से मार डालता है, और यहाँ इससे पहले कि कोई उसे बिना मास्क का देख पाता, वो बड़ी तेजी के साथ वापस आकर अपना मास्क दोबारा से पहन लेता है। दूसरी तरफ फॉर्मेशन में हम किडनाई को देखते हैं, जिससे अपनी सारी पावर से कंबाइन करके गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया था, और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए लाइटिंग से टकरा जाता है। इस फाइनल टकरा की वजह से वहाँ आसमान पर भी काफी ज्यादा हाई एनर्जी फैल गई थी, और इसी इफेक्ट की वजह से किडनाई काफी बुरी तरीके से गालिब भी हो जाता है। साथ ही साथ उसके लिए खुशी वाली बात ये थी कि उसने अपनी 4 हेवन इवोल्यूशन एग्जाम को पास कर लिया था। अब वो बस 3rd लेवल में पहुंच जाएगा, बस उसे खुद को हील करना है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किडनाई ने अपनी जगह पर बैठकर खुद को हील करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ उसे देन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है बेशक तुम 3rd लेवल पर पहुंचने वाले हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी मैं तुम्हें जान से मार डालूं। और ये कहते साथियों फिर से किडनाई पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसका ये अटैक किडनाई भी टच कर पाता, तभी किडनाई के एक वॉरियर बड़ी तेजी के साथ सामने आकर अपनी 3rd ईयर शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक की कोशिश करता। अपनी जान की बाजी लगाकर उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, ताकि वो किडनाई की जान बचा सके। दूसरी तरफ किडनाई के वॉरियर ये देखकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वो जिंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो जिंग पूरी अपनी आइस एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और वहां पर सबको फ्रीज करते हुए नहीं पर जान से मार डालता है। साथ ही साथ उससे आगे बढ़ते हुए उसे लास्ट सोल्जर को भी फ्रीज करके जान से मार डाला था, जिसके बाद वो इन सब लोगों की रेस्टोन से बने हुए वेपन्स को भी अपने पास रख लेता है। यहाँ वो जिंग की सोर्स की वजह से हम देखते हैं कि उसकी पावर सब पहले से भी काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो मीटियोर को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था, और मीटियोर की हालत वो जिंग के साथ फाइट के दौरान काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो रड सूट का इस्तेमाल कर रहा था, और इसी वजह से मीटियोर के मुंह से खून भी निकलता है। वापिस इसी मैदान में यहाँ पर हम किडनाई को देखते हैं, जिससे अपनी सारी पावर से कंबाइन करके गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया था, और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए उससे लाइटनिंग से टकरा जाता है। इस फाइनल टकरा की वजह से वहां आसमान में भी काफी ज्यादा हाई एनर्जी फैल गई थी, और इसी इफेक्ट की वजह से किडनाई काफी बुरी तरीके से गालिब हो जाता है। साथ ही साथ उसके लिए खुशी वाली बात यह थी कि उसे अपनी 4 हेवन इवोल्यूशन एग्जाम को पास कर लिया था। अब वो बस 3rd लेवल में पहुंचेगा, बस उसे खुद को हील करना है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किडनाई ने अपनी जगह पर बैठकर खुद को हील करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ उससे देन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है।
वो कहता है बेशक तुम 3rd लेवल पर पहुंचने वाले हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी मैं तुम्हें जान से मार डालूं। और ये कहते साथियों फिर से किडनैप पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसका ये हमला किडनैप भी टच कर पाता, तभी किडनैप के एक वॉरियर बड़ी तेजी के साथ सामने आकर अपनी 3rd ईयर शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक की कोशिश करता। अपनी जान की बाजी लगाकर उसे अटैक को ब्लॉक कर दिया था ताकि वो किडनैप की जान बचा सके। दूसरी तरफ किडनैप के वॉरियर ये देखकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते वोजिंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वोजिंग पूरी अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं वहां पर सबको फ्रीज करते हुए नहीं पर जान से मार डालता है। साथ ही साथ उसने आगे बढ़ते हुए उसे लास्ट सोल्जर को भी फ्रीज करके जान से मार डाला था, जिसके बाद वो इन सब लोगों की रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स को भी अपने पास रख लेता है। यहाँ वो जिंग की सोर्ड की वजह से हम देखते हैं कि उसकी पावर सब पहले से भी काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो मीटियोर को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। और मीटियोर की हालत वो जिंग के साथ फाइट के दौरान काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो रेड स्टोन के इस्तेमाल कर रहा था और इसी वजह से मीटियोर के मुंह से खून भी निकलता है। वापिस इसी मैदान में यहाँ पर वो जिंग बड़ा सा सोर्ड क्रिएट कर लेता है, उसका इस्तेमाल करते हुए किडनैप पर अटैक कर देता है। लेकिन अब किडनैप की हालत पहले से कुछ ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो एब्सोल्यूट सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ उसे दिन के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। तभी फेनिक्स जो रेड स्वेयर से बना था वो इस तरफ आकर बंद हो रही थी, जिस चीज का फायदा उठाते हुए वो जिंग उस पर बहुत सारी सोर्ड्स एक साथ हमला कर देता है। ये देखकर किडनैप फौरन ही अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से किडनैप तो अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो जिंग उस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है। यही अटैक फादर की तरफ बढ़ते हुए देखकर किडनैप को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उन तीनों ड्रैगन्स की पावर को एक साथ कंबाइन करते हुए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो बड़ी तेजी के साथ मूव करता उस अटैक के सामने आ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने उस सारा का सारा अटैक खुद की बॉडी पर ले लिया था। यहाँ पर किडनैप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। वो अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स को आखिरकार समन कर ही लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किडनैप और वो जिंग दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिंग अपनी तलवार किडनैप के पेट पे घुसा देता है, तो दूसरी तरफ से किडनैप ने भी अपने रेड स्टोन से बने हुए वेपन्स वो जिंग के आर पार कर दिया था, जिसकी वजह से वो जिंग की वहीं पर मौत हो जाती है। इस वक्त किडनैप की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी और इसीलिए वो किनियो के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर किडनैप अपने बेटे को उस हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने बेटे को कैसे बचाए, जबकि दूसरी तरफ किडनैप के चेहरे पर जरा सा भी इस बात का गम नहीं था कि वो यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि आखिरकार उससे वो कर दिखाया जिसके वो हमेशा से सपने देखा करता था। उसने अपने फादर की जान बचा ली। दूसरी तरफ मास्टर जम को हम देखते हैं जो कि वुडी का मुकाबला कर रहा था, लेकिन वुडी भी उस पर भारी पड़ा था क्योंकि उसके पास वो स्पिरिचुअल ड्रैगन था। लेकिन अब उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि सिविल वहां पर पहुंच चुका था और वो बड़ी तेजी के साथ आता है, सबसे पहले उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो और मास्टर जम दोनों अपनी पॉज के इस्तेमाल करते हुए वुडी को वहां से रिट्रीट करने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद सिविल देखते हैं कि वहां का मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है और जल्द ही वहां पर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऊपर गिरने वाली है, जिसकी वजह से वो इसी का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर हटा देता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। दूसरी तरफ हम किडनैप को देखते हैं जिसे मास्टर जम वहां से दूर लेकर जा रहे हैं। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं चूडन इंडस्ट्री को नर्क बना दूंगा, यानी कि उनके दिल में बदले की आग बढ़ चुकी थी। और यहाँ दूसरी तरफ हमें नहीं मालूम कि आखिर किडनैप बेचारे का क्या होगा। और इसी के साथ हमारा ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देखिए तो यकीनन आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, जबकि सच बताऊं तो ये वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले बाकी के सीजन में अपने इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ।